हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दी अंकित राठी में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही है कि अपकमिंग सीटेट एग्ज़ाम के लिए हमने आपकी क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं, जिसमें आपकी क्लास 1 सीडीपी इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गई है। और यस्टरडे की आपकी क्लास नहीं हो पाई थी जस्ट बिकॉज़ मेरी तबीयत कुछ डाउन थी, और तबीयत डाउन होने की वजह से ही आज कैमरा भी मैंने ऑफ़ करके रखा है। ठीक है, प्रॉपर मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि आप लोगों का टाइम वेस्ट होगा तो अच्छा एक क्लास आपकी करा दी जाए। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि जो क्लास 1 आपकी हुई है आपने अच्छे से उसको देखा होगा और रिवाइज़ भी किया होगा। ठीक है, क्लास से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपका फेसबुक पे ग्रुप बनाया हुआ है, उस पर सभी क्वेश्चन 6-7 क्वेश्चन पोस्ट कर दिए हैं। वहाँ आप जाके क्विज़ लगा सकते हैं, और किसी का आंसर आपको नहीं पता है तो आप कमेंट सेक्शन में या मैसेज में पूछ सकते हैं। ठीक है, साथ के साथ रिवाइज़ करते रहेंगे और साथ के साथ ही उसको जो क्वेश्चन आंसर भी हैं वो भी लगाते चलेंगे। आज की क्लास शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पर नए हैं या फिर जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाली हमारी सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। बात कर लेते हैं सीटेट जो अभी एग्ज़ाम हुआ है उसका रिज़ल्ट कब तक आ जाएगा। तो फ्रेंड्स 10 या 15 लास्ट है, 10 अगस्त से 15 अगस्त तक आपका रिज़ल्ट सीटेट का आ जाएगा, और उससे पहले ही आपको आंसर की भी देखने के लिए मिल सकती है। ठीक है, यानी कि इस मंथ के लास्ट में आपको आंसर की भी देखने के लिए उसकी मिल सकती है। तो जो लोग पास हो जाएंगे सीटेट में बहुत अच्छी बात है, उनके लिए एक सुनहरा अवसर है। बीपीएससी 4.0 का फॉर्म वो भर सकते हैं। ठीक है ना, जिन लोगों के पास डीएलएड है, बीएड वाले नहीं भर सकते हैं। जिन लोगों के पास डीएलएड है वो प्राइमरी वाला फॉर्म उसका भर सकते हैं। ठीक है, बाकी और भी उसमें फॉर्म होते हैं, टीजीटी वाला भी होता है 9th-10th के लिए, 11th-12th वाला भी, पीजीटी वाला भी होता है। वैसे सुनने में आ रहा है कि सितंबर लास्ट और अक्टूबर स्टार्टिंग में उसका नोटिफिकेशन कुछ देखने के लिए मिल सकता है। और अभी बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है 19 से लेके 22 तक 4 एग्ज़ाम हुए हैं, तो उसका रिज़ल्ट भी 10 से 14 अगस्त इन लोगों ने, बीपीएससी वालों ने बताया हुआ है। तो काफ़ी लोगों ने एग्ज़ाम दिया होगा, काफ़ी लोगों का सिलेक्शन भी उसमें हो जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज का टॉपिक है फ्रेंड्स गैस्ट्रोल्टवाद। ये जो इंट्रोडक्शन क्लास थी उसी का पार्ट है, थोड़ा सा रह गया था, आज इसको कंप्लीट कर लेंगे। और कल हम पढ़ेंगे वृद्धि और विकास, यानी कि वृद्धि और विकास का मतलब है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में कल पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आज की क्लास फ्रेंड्स बहुत ही छोटी होने वाली है, ज़्यादा आधे घंटे की क्लास होगी, फटाफट से कर लेंगे और उसको आज ही रिवाइज़ भी कर लेंगे। कुछ क्वेश्चंस भी क्लास के बाद में मैंने ऐड किए हैं, जो कि क्लास 1 और क्लास 2 दोनों को मिला के तैयार किए गए हैं। आप इन क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ लेंगे और लर्न कर लेंगे। ठीक है, आप कमेंट कर सकते हैं फ्रेंड्स क्लास के साथ साथ और क्लास के बाद में भी। अच्छा तो यही रहता है कि क्लास के साथ साथ कोई कमेंट ना करे, क्योंकि क्लास के साथ साथ जब कमेंट करते हैं तो उससे डिस्टर्बेंस होता है, मुझे भी डिस्टर्बेंस होता है और आप लोगों को भी। तो अच्छा होगा कि ध्यान लगा के, आधे घंटे की क्लास है, ध्यान से सुने और उसको समझने की कोशिश करें। फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा है फ्रेंड्स, गैस्ट्रोल्टवाद के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स जो हमने व्यवहारवाद पढ़ा था 3rd नंबर पे, पहला हमने कौन सा पढ़ा था? संरचनावाद। ठीक है, दूसरा पढ़ा था हमने प्रकार्यवाद, और 3rd था हमने व्यवहारवाद पढ़ा था। तो व्यवहारवाद के खिलाफ जर्मनी से गैस्ट्रोल्टवाद की शुरुआत मानी जाती है। जो गैस्ट्रोल्टवादी मनोवैज्ञानिक थे वो जर्मनी के थे। ठीक है ना, गैस्ट्रोल्टवाद का जनक मैक्स वर्दीमर को माना जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, मैक्स वर्दीमर को गैस्ट्रोल्टवाद का जनक माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, गैस्ट्रोल्टवाद की शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी फ्रेंड्स 1912 में। कब हुई थी? 1912 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। अब एक चीज़ ध्यान से देखेंगे, जो गैस्ट्रोल्ट शब्द होता है ये जर्मन भाषा का शब्द है।
क्योंकि जर्मनी के लोग थे जो गेस्टोल्टवादी थे। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है संपूर्ण आकृति। पहली वाली क्लास में भी मैंने आपको इस वर्ड का मीनिंग बताया था। संपूर्ण आकृति का मतलब होता है यहाँ कि कोई भी चीज़ है या कोई भी परिस्थिति है, उसके सभी पहलुओं का ज्ञान होना, उसके सभी पहलुओं के बारे में हमें जानकारी होना, ये इस वर्ड का मतलब है। ठीक है, जैसे लिखा भी है, इसका अर्थ है संपूर्ण आकृति। अर्थात किसी समस्या का समाधान तभी किया जा सकता है जब संपूर्ण समस्या हमें मालूम हो। बिल्कुल सही बात है। आपके सामने कोई समस्या आ गई, ठीक है, समस्या के बारे में आपको बोला गया है समाधान करने के लिए, लेकिन आपको समस्या के सभी पहलुओं के बारे में नहीं पता। ठीक है, समस्या का समाधान तभी तो आप कर सकते हैं जब आपको सभी उसके पहलुओं के बारे में पता हो, उसकी संपूर्ण जानकारी हो, तभी किसी समस्या का आप समाधान कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए गेस्टोल्टवाद को, जो गेस्टोल्टवादी का सिद्धांत है, संपूर्णवाद भी बोलते हैं, समग्रवाद भी बोलते हैं, एक ही मतलब है इन शब्द का। पूर्णांगवाद भी बोलते हैं, समष्टिवाद भी बोलते हैं, और पूर्णांककारवाद भी कहा जाता है। ठीक है, ये इसी के नाम है, किसके? गेस्टोल्टवादी सिद्धांत के। ध्यान रखेंगे। चलिए स्लाइड को थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करते हैं। फ्रेंड्स, एक शिक्षण सूत्र होता है पूर्ण से अंश की ओर, गेस्टोल्टवाद की ही देन है। इसका क्या मतलब है कि पहले हम आकृति का, किसी भी बात का बाहर से अध्ययन करेंगे। ठीक है, बाहर से अध्ययन करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मानव शरीर है और किसी बच्चे को उसके बारे में बताना है, तो आप क्या बताएंगे कि ये इसकी आइज़ हैं, ये हेयर हैं, ठीक है, ये इसकी नोज़ है, ये माउथ है। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, मेच्योरिटी बढ़ती जाएगी, तो फिर अंदर के पार्ट के बारे में बताना शुरू करेंगे कि ये हार्ट होता है, ये ऐसे वर्क करता है। तो पूर्ण से अंश की ओर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिक्षण सूत्र पूर्ण से अंश की ओर किसकी देन है? गेस्टोल्टवादियों की देन है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि मेरी आवाज़ सबको क्लियर होगी। ठीक है, क्लियर आ रही होगी, मेरी आवाज़ आपको सभी को क्लियर आ रही है, और मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ आ रहा है तो यस कर देंगे कमेंट में आप सभी। ठीक है, आवाज़ क्लियर है, मैं ज़्यादा तेज़ तो नहीं बोल रहा हूँ, ज़्यादा स्पीड से तो क्लास नहीं चल रही। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि धीरे धीरे आपको समझाता चलूँ, ताकि आपको अच्छे से साथ के साथ ही क्लास में समझ आ सके। ठीक है, यस कर देंगे कमेंट में सभी। मैं कमेंट पे ज़्यादा भी ध्यान नहीं दे रहा हूँ। आप चाहें तो कमेंट कर भी सकते हैं, वरना ऑफलाइन में वीडियो कंप्लीट करने के बाद आप ऑफलाइन एक कमेंट ज़रूर करें। कमेंट में बताएं कि आपको क्लास ये कैसी लगी है। ठीक है, कोई सजेशन या सुझाव हो तो वो भी आप दे सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। गेस्टोल्टवाद के प्रमुख विचारकों में मैक्स वर्दीमर, कोफका, कोहलर और कुर्ट लिविन के नाम आते हैं। पहली वाली क्लास में भी बताया था फ्रेंड्स, जो गेस्टोल्टवादी होते हैं उनमें मैक्स वर्दीमर होते हैं। मैक्स वर्दीमर तो इसके जनक भी हैं। इन्होंने गेस्टोल्टवादी की शुरुआत की थी। गेस्टोल्टवाद की कहाँ से? जर्मनी से। और क्या अर्थ होता है इसका? संपूर्ण आकृति। बाकी कोफका थे, कोहलर थे और कुर्ट लिविन थे। फ्रेंड ध्यान रखेंगे, जो कुर्ट लिविन है इन्होंने क्षेत्रवाद का सिद्धांत दिया था। देखिए मैंने लिखा हुआ है, कुर्ट लिविन ने क्षेत्रवाद का सिद्धांत दिया था। पूछा जा सकता है क्वेश्चन। और जो गेस्टोल्टवादी थे, सबसे ज़्यादा जो योगदान इसमें दिया था, सबसे ज़्यादा गेस्टोल्टवादी सिद्धांत के लिए कार्य किए थे, वो कोहलर ने किए थे। ठीक है, इन्होंने चिंपैंजी पर प्रयोग किए थे। आपने पिछली बार भी पढ़ा होगा, इस बार फिर से हम अच्छे से डीपली पढ़ेंगे। देखिए मैंने लिखा भी है, कोहलर ने गेस्टोल्टवाद के लिए सबसे ज़्यादा कार्य किया। ठीक है, गेस्टोल्टवादी अधिगम को एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया मानते हैं। गेस्टोल्टवादी क्या मानते हैं? अधिगम को, अधिगम मतलब सीखने को क्या मानते हैं कि एक दिमागी प्रक्रिया है। ठीक है, दिमागी प्रक्रिया है, ना कि किसी एसआर का परिणाम। एसआर का मतलब समझते हैं? उद्दीपक, रेस्पॉन्स, स्टिमुलस और प्रतिक्रिया उसकी। इसका परिणाम नहीं मानते, मानते हैं कि एक दिमागी प्रक्रिया है। क्या? अधिगम, सीखना। सॉरी। उनका मानना है कि अधिगम एक चिंतनशील प्रक्रिया है। जो हम सीखते हैं वो एक चिंतनशील प्रक्रिया है, चिंता करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, जिसके दौरान अधिगम सक्रिय रहता है। सीखना क्या रहता है? सक्रिय, यानी कि एक्टिव रहता है जब हम सीखते हैं। कब? जब हम चिंतन करते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मूव करेंगे स्लाइड को आगे की तरफ, ऊपर की तरफ मूव करेंगे।
कोहलर का योगदान, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कोहलर ने क्या किया था फ्रेंड्स गेस्टोल्टवादी के लिए, गेस्टोल्टवाद के लिए कोहलर ने गेस्टोल्टवाद में अधिगम का सूझ का सिद्धांत दिया है। ठीक है, अधिगम मतलब सीखने का, सूझ, सूझ मतलब समझ का सिद्धांत दिया था। उन्होंने इस सिद्धांत के लिए टेनरिफ द्वीप के किनारी शहर में वन मानुषों पर आधारित एक अध्ययन किया। फ्रेंड्स, किनारी शहर था एक, जिसका एक द्वीप था टेनरिक। ठीक है, उस द्वीप पर इन्होंने कुछ वन मानुषों पर आधारित प्रयोग किए थे। ठीक है, और जो प्रयोग किए थे उस प्रयोग में कुल 6 वनमानुष शामिल थे, जिसमें कि एक प्रमुख वनमानुष था जिसका नाम सुल्तान था। अभी पढ़ेंगे हम आगे। वास्तव में प्रयोग में कुल 6 वनमानुष शामिल थे, लेकिन सभी प्रसिद्ध प्रयोग सुल्तान नामक वनमानुष पर किए गए थे। एक वनमानुष था सुल्तान, जितने भी सारे इम्पोर्टेंट प्रयोग थे सुल्तान के ऊपर किए गए थे। क्यों किए गए थे ये भी बताया गया है। वास्तव में कोहलर अपने प्रयोगों में यह जानना चाहते थे कि प्रथम विश्व युद्ध का विनाशकारी प्रभाव किस हद तक जानवरों पर पड़ा है। जब कोहलर ने ये सिद्धांत दिया था उससे पहले क्या हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध का जो प्रभाव है जानवरों पर भी पड़ा था किसी तरह से। तो ये जानना चाह रहे थे कि जानवरों पर किस हद तक प्रभाव पड़ा है, इसी के लिए कोहलर ने ये प्रयोग किए थे। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, कैमरा अभी ऑफ करके रखा है, जो कि कल तबीयत ख़राब थी, आज भी पूरी तरह से मैं ठीक नहीं हूँ, तो थोड़ी ऐसी कंडीशन हो गई है। कल से आपका कैमरा ऑन रहेगा और मेरे ख्याल से कैमरे से कोई दिक्कत नहीं है आपको। अभी भी आपको क्लियर दिख रहा होगा और मेरी वॉइस भी आपको क्लियर आ रही होगी। ठीक है, मतलब समझने से समझ में आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लग रही है, क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए, इसी दौरान उन्होंने अपना सूझ का अधिगम सिद्धांत भी दिया। तो जब कोहलर ने ये सब प्रयोग किए थे तभी इन्होंने अपना सूझ का अधिगम सिद्धांत भी दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए थोड़ा सा ऊपर मूव करेंगे स्लाइड को। सूझ यानी इनसाइट की परिभाषा। किसको सूझ कहा है इन्होंने, सूझ क्या होता है? तो इन्होंने परिभाषा दी है, समस्या समाधान के दौरान जब कोई समस्या का समाधान करते हैं तो अचानक ही चिंतन करते करते, यानी कि अचानक से सोचते सोचते अधिगमी द्वारा, सोचने वाले द्वारा माध्यम एवं लक्ष्य, साध्य एवं साधन के बीच अर्थपूर्ण संबंध का पता लगाकर समस्या समाधान कर लेना ही सूझ है। मान लीजिए आप कोई समस्या का समाधान करना चाहते हैं, तो उस समस्या के समाधान के लिए आपके पास जो भी साधन है, ठीक है, जो भी साधन है उस साधन के द्वारा अर्थपूर्ण संबंध स्थापित करना और समस्या का समाधान कर लेना, इसी को सूझ कहते हैं, सूझ या फिर समझ कहते हैं। ठीक है, नोट करके एक पॉइंट लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है कि सूझ को अंतः दृष्टि तथा आहा अनुभव भी कहा जाता है। ठीक है, जो सूझ होती है उसी को अंतर्दृष्टि भी कहा गया है और आहा अनुभव भी कहा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा मूव करेंगे स्लाइड को ऊपर। कोहलर का अधिगम स्थानांतरण का आरोपण का सिद्धांत। एक सिद्धांत ये भी दिया था फ्रेंड्स कोहलर ने, अधिगम स्थानांतरण का आरोपण का सिद्धांत। अधिगम स्थानांतरण का मतलब क्या होता है? जो आपने सीखा है उसका ट्रांसफ़र होना, आगे की तरफ ट्रांसफ़र होना। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार पहले एवं बाद के अधिगम में स्थानांतरण वहीं तक संभव होगा जहाँ तक समानता पाई जाएगी। इसे ही कोहलर आरोपण कहते हैं। मान लीजिए आप कोई नई चीज़ सीखने जा रहे हैं, ठीक है, उस नई चीज़ में कुछ पार्ट उसका कॉमन है जो आपने पहले सीखा हुआ है, ठीक है, जो आपने पहले से सीखा हुआ है। तो इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग क्या बताया गया है कि जो आपने पहले सीखा हुआ है ना, उतना हिस्सा, उतना ही ज्ञान, उतना अधिगम जो है स्थानांतरण होगा वहीं तक जहाँ तक समानता पाई जाती है, मतलब जहाँ तक पहले वाले की तरह है वो। ठीक है, उसके बाद में नहीं होगा। इसे ही कोहलर क्या कहते हैं? आरोपण कहते हैं। ठीक है, एक लाइन में पढ़ेंगे एक बार फिर से। इस सिद्धांत के अनुसार पहले एवं बाद के अधिगम में स्थानांतरण वहीं तक संभव होगा जहाँ तक समानता पाई जाएगी। इसे ही कोहलर आरोपण कहते हैं। ठीक है,
इतना इम्पोर्टेंट नहीं है फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि इन्होंने कोहलर ने किस पे प्रयोग किए थे, वनमानुषों पर, जिसमें कि सुल्तान इम्पोर्टेंट था। तो सॉरी, इस दौरान इन्होंने 2 बुक लिखी थी। पहली बुक का नाम है दी मेंटेलिटी ऑफ एप्स, ठीक है, वनमानुषों को एप्स बोलते हैं। तो इनकी जो मेंटेलिटी होती है, सोच होती है, किस तरह की होती है, एक बुक में तो इसके बारे में बताया गया है। दूसरी बुक थी दी टास्क ऑफ गेस्टोल्ट, यानी जो गेस्टोल्टवादी थे सभी, इनके क्या कार्य हैं, इनके बारे में बताया गया है। तो जैसा कि आपको इनके राइटर भी याद नहीं है तो आप खुद ही राइटर लगा देंगे। क्यों? क्योंकि मेंटेलिटी ऑफ एप्स, वनमानुष पे प्रयोग किसने किया? कोहलर ने, तो राइटर भी इसके कोहलर ही होंगे। ऐसे ही दी टास्क ऑफ गेस्टोल्ट, गेस्टोल्टवादी के जनक कौन थे बताइए? मैक्स वर्दीमर थे, लेकिन ये बुक किसने लिखी थी? ये लिखी थी कोहलर ने, ठीक है। एक चीज़ याद रखेंगे कि जो कोहलर का सूझ का सिद्धांत है, जो सुल्तान पर प्रयोग किया था, उसके बाद इन्होंने सूझ का सिद्धांत दिया था। इसके 2 अन्य नाम भी हैं, यूरेका और बिंगो। कभी कभी एग्जाम में ये भी नाम दे सकता है, तो आप कंफ्यूज ना होके आप तुरंत बात को पकड़ लेंगे कि कोहलर का जो सूझ का सिद्धांत है, ठीक है, उसी का अन्य नाम है यूरेका या फिर बिंगो, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आज की क्लास बहुत ही छोटी होने वाली है, मैक्सिमम 25 से 30 मिनट की आपकी क्लास होगी, और साथ के साथ आप क्लास को रिवाइज़ कर लें अच्छे से, क्वेश्चंस भी इसके लगा लेंगे, क्वेश्चन हमने साथ में इसके ऐड किए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए थोड़ा सा स्क्रीन को ऊपर मूव करेंगे। मनोविज्ञान क्या है, जो हम पढ़ रहे हैं CDP, मनोविज्ञान ही तो है सब्जेक्ट। क्या होता है शिक्षा मनोविज्ञान? क्या है? वह ज्ञान जो बच्चों को शिक्षा देने के काम आए, ठीक है, वह ज्ञान जो बच्चों को शिक्षा देने के काम आए, उसे कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान बच्चों के व्यवहार को समझने में क्या करता है? मदद करता है। बच्चे का कैसा व्यवहार है, उसको शिक्षा दी जाएगी तो उसके व्यवहार को समझने में मदद करता है शिक्षा मनोविज्ञान, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए ऊपर लेंगे सिगमंड फ्रॉयड थ्योरी। एक मनोवैज्ञानिक थे फ्रेंड्स, सिगमंड फ्रॉयड। इनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल इतना जान लेते हैं कि इन्होंने बताया था मन के बारे में, कि जो हमारा मन होता है, माइंड, उसकी 3 स्थिति होती हैं। पहला चेतन मन, एक मिनट थोड़ा छोटा कर लेंगे स्क्रीन को, हाँ शायद नेक्स्ट पेज पे पहुंच गया है। तो पहला होता है चेतन मन, यानी कि इंग्लिश में कॉन्शियस माइंड, ठीक है। कॉन्शियस माइंड वो होता है जिसमें हमें सभी बातें याद रहती हैं, ठीक है। दूसरा होता है अर्धचेतन, यानी कि सब कॉन्शियस माइंड। ये कौन सा होता है? ये वो वाला माइंड होता है कि हमें चीज़ें याद तो हैं लेकिन हम भूल गए हैं, और जब हम उन्हें याद करने की कोशिश करते हैं तो हमें वो याद आ जाती हैं, ठीक है। तीसरी स्थिति क्या है? अचेतन, यानी अनकॉन्शियस माइंड। ये क्या होता है? ये वो स्थिति है कि जिसको हम पूरी तरह से भूल चुके हैं, कोई बात है भूल चुके हैं, और जब हम उसको याद करने की कोशिश करते हैं तो हम उसको याद नहीं कर पाते हैं, ठीक है। 3 कंडीशन है माइंड की, ये सिगमंड फ्रॉयड द्वारा बताई गई हैं। सिगमंड फ्रॉयड के बारे में आगे की क्लासेस में हम पढ़ेंगे अच्छे से, फिलहाल आप इतना ही ध्यान रखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए ऊपर थोड़ा सा मूव करते हैं स्क्रीन को। देखिए इन्होंने बताया हुआ भी है, वह इच्छाएं जिनकी पूर्ति नहीं होती वह अचेतन मन में एकत्रित हो जाती हैं, ठीक है। आल्सो कॉल्ड स्टोर रूम ऑफ मस्तिष्क। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि स्टोर रूम ऑफ मस्तिष्क किसको बोलते हैं? अचेतन मन को, यानी कि अनकॉन्शियस माइंड को। जो इच्छा हमारी पूरी नहीं होती है, अनकॉन्शियस में चली जाती है, हम भूल जाते हैं। मनुष्य का व्यवहार सबसे ज़्यादा किससे प्रभावित होता है? अचेतन मन से। ये भी बात ध्यान रखेंगे, जो मनुष्य का व्यवहार है सबसे ज़्यादा प्रभावित किससे होता है? अचेतन मन से। कितना? लगभग 90% मनुष्य का व्यवहार अचेतन मन से प्रभावित होता है, यानी कि सबसे लास्ट वाले से, अनकॉन्शियस माइंड, जिसमें हम सारी चीज़ें पूरी तरह से भूल जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए CDP हम पढ़ रहे हैं, तो CDP से रिलेटेड कुछ बुक्स भी लिखी हैं जिनको डायरेक्ट पेपर में आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। पहली बुक का नाम लिखा है एन आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। ये किसने लिखी है? विलियम मैकड्यूगल ने। विलियम मैकड्यूगल कौन थे? उद्देश्यवाद या हार्मिकवाद के जनक थे, जो 4th नंबर पे हमने पढ़ा है कल की क्लास में। मैं समझ रहा हूँ कि आपके याद होगा, आई थिंक।
क्योंकि आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, 4th नंबर पे हमने पढ़ा था कौन सा सिद्धांत, उद्देश्यवाद या हर्मिकवाद। और हर्मिक एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है उद्देश्य या फिर प्रयोजन। याद आया कुछ? हाँ हाँ, याद कहाँ से आएगा, आपने पढ़ा ही नहीं है, जब पढ़ेंगे तो आपको याद भी आएगा। तो 4th नंबर पे थे आपके विलियम मैकडूगल, यानी कि उद्देश्यवाद के जनक। उन्होंने ये बुक लिखी है। सेकंड वाली बुक हो जाएगी एन इंट्रोडक्शन टू स्कूल साइकोलॉजी। ये भी बुक किसने लिखी है? विलियम मैकडूगल ने। ठीक है। एक बुक हो जाती है फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, ठीक है, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। इसके 2 राइटर हैं फ्रेंड्स, मैंने नाम नहीं लिखा है तो आप राइटर छोड़ दीजिए, उसका याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चाहते हैं तो आप लिखना चाहते हैं तो आप गूगल से कर सकते हैं, 2 राइटर हैं इसके, आप लिख लेंगे, वरना नहीं भी याद करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4th आपकी बुक है दी बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये बुक लिखी है फ्रेंड्स स्कीनर साहब ने, ठीक है, एक मनोवैज्ञानिक रहे हैं BF स्कीनर। पूरा नाम क्या है उनका? BF स्कीनर, ठीक है। उन्होंने बुक लिखी थी दी बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। बुक्स रिटन बाय अब्राहम मैस्लो। फ्रेंड्स एक मनोवैज्ञानिक थे अब्राहम मैस्लो, जिन्होंने मोटिवेशन का सिद्धांत भी दिया है। मोटिवेशन मतलब अभिप्रेरणा, किसी को मोटिवेट करना। जैसे मैं आपको पढ़ाई के लिए हमेशा मोटिवेट करता रहता हूँ कि चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप रिवीजन कीजिए, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, पढ़ाई कीजिए, हो जाओगे आप पास, अच्छे नंबर आपके आएंगे, ठीक है। तो मोटिवेशन से रिलेटेड 4 बुक्स इन्होंने लिखी हैं। बहुत इजी है नाम याद करना, सब में मोटिवेशन लगा हुआ है, तो आप अच्छे से याद कर लेंगे। पहली बुक का नाम है ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, ठीक है, ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, मानव अभिप्रेरणा की थ्योरी, ठीक है, सिद्धांत, मानव अभिप्रेरणा का सिद्धांत। सेकंड है आपका मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी, अभिप्रेरणा और व्यक्तित्व, ठीक है। थर्ड है आपकी दी पावर ऑफ एक्चुअलाइजेशन, और 4th नंबर पे भी मिलता जुलता नाम है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है। चारों बुक हैं, आप याद कर लेंगे। याद करने के लिए आपके लिए 1 मिनट चाहिए बस, ज़्यादा टाइम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। फ्रेंड्स ये थी आज की क्लास, और आज की और यस्टरडे की क्लास, यानी कि 2 क्लासेस हमने अभी की हैं CDP इंट्रोडक्शन के बारे में। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं, तो उनको लगाएंगे फटाफट से। देखते हैं कितने क्वेश्चन आप सही करते हैं बाद में। जितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं उसको, अभी हमने ऑप्शन तो बताए नहीं है, डायरेक्ट आंसर लिखा है, कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन को यहीं से रिवाइज कर लेंगे। प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता था? तो ये किया जाता था फ्रेंड दर्शन शास्त्र में, ठीक है। आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता था? दर्शन शास्त्र में। शायद आपकी कल परसों की PDF में भी हमने कहीं ना कहीं ये मेंशन किया होगा। चलिए ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब आ जाता है आपका सेकंड क्वेश्चन। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं अब स्क्रीन को ताकि अच्छे से आपको दिखाई दे, ठीक है। प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया? फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा विल्हेम वुंड। अब आपको बता देते हैं विल्हेम वुंड कौन थे? संरचनावाद के जनक, जो सबसे पहले हमने सिद्धांत पढ़ा है, ठीक है। हमने आपको उस समय भी बताया था कि इन्होंने क्या किया था, विल्हेम वुंड ने जर्मनी के लिप्जिग शहर में किसकी? मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित की थी, जिसकी वजह से इनको प्रयोगात्मक विधि का जनक कहा जाता है, ठीक है। पढ़ा था ना कल की क्लास में PDF में, जिसको याद नहीं आ रहा वो देखेंगे कि इन्होंने पहली प्रयोगशाला स्थापित की थी 1879 में जर्मनी के लिप्जिग शहर में, जिसका वर्तमान नाम कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो वहीं पे पॉइंट लिखा है विल्हेम वुंड प्रयोगात्मक विधि के जनक हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो आप इजीली याद कर लेंगे। मनोविज्ञान की जननी है, कहाँ से मनोविज्ञान का जन्म हुआ? दर्शन शास्त्र से। क्वेश्चन नंबर 1 भी पढ़ा है, वो सेम ही क्वेश्चन है ये भी। तो दर्शन शास्त्र में ऐसा क्यों लिखा है? दर्शन शास्त्र से कैसे जन्म हुआ है मैं आपको बता देता हूँ। फ्रेंड्स जो मनोविज्ञान है, पहले मनोविज्ञान नहीं था सब्जेक्ट, पहले जो सब्जेक्ट था फिलोसॉफी था, दर्शन शास्त्र। तो दर्शन शास्त्र जो था फिलोसॉफी, आपको जिसको फिलोसॉफी के बारे में ज्ञान होगा उसको पता होगा, तो जो CDP है मनोविज्ञान है, वो दर्शन शास्त्र का ही एक पार्ट हुआ करता था, ठीक है। अभी अलग से एक सब्जेक्ट हो गया है,
तो इसलिए ये लिखा है कि मनोविज्ञान की जननी है दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र से ही मनोविज्ञान का ओरिजिन हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। ये किसका कथन है? बताइए। तो ये कथन है विलियम मैकडूगल का। इन्होंने बताया मनोविज्ञान आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है फ्रेंड्स। ठीक है, विलियम मैकडूगल कौन थे? उद्देश्यवाद या हार्मिकवाद नंबर 4 पे जो हमने पढ़ा था कल की क्लास में, उसके जनक थे विलियम मैकडूगल। मुझे पता है आप सबने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, आप सबको ये याद होगा, है ना? याद होगा ना? याद होगा। चलिए, इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन आने वाले, ध्यान से देखेंगे। शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित क्षमता का पूर्ण विकास है। किसने कही है ये बात? फ्रेंड्स, ये बात कही है स्वामी विवेकानंद जी ने कि जो शिक्षा होती है मनुष्य की अंतर्निहित क्षमता, अंदर की जो कैपेसिटी है उसका पूरी तरह से विकास है शिक्षा। क्या? शिक्षा। तो ये कथन स्वामी विवेकानंद जी का, याद रखेंगे, क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में आपका पूछा जा सकता है। इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन भी है। शिक्षा से मेरा तात्पर्य है बालक एवं मनुष्य के मन, मस्तिष्क एवं आत्मा के सर्वांगीण विकास। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं कि मन का, मस्तिष्क का और आत्मा का सर्वांगीण विकास है शिक्षा। तो ये बात किसने कही है? गांधी जी ने। ठीक है, याद रहेगा। और अंतर्निहित क्षमता का पूर्ण विकास है शिक्षा, ये किसने कहा है? ये बात कही है स्वामी विवेकानंद ने। दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से इनको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्यवहारवादी का संबंध किससे है? व्यवहारवादी कौन थे? जो हमने 3rd नंबर पे सिद्धांत पढ़ा है। व्यवहारवाद के जनक कौन थे? जे बी वाटसन। ठीक है, जे बी वाटसन। आई होप कि आपको याद होगा। कहाँ के थे जे बी वाटसन? अमेरिका के थे। ठीक है, तो इसका संबंध व्यवहारवादी का किससे है? वंशानुक्रम एवं वातावरण। ठीक है, ऑप्शन में वातावरण नहीं होगा तो आप वंशानुक्रम लगा देंगे, और ऑप्शन में दोनों दिए गए हैं तो आप दोनों को टिक करेंगे। ठीक है, व्यवहारवादी का संबंध वंशानुक्रम, जो हमें हेरिडिटी मिलता है गुण, उससे भी संबंधित है, और वातावरण से जो हम सीखते हैं उससे भी संबंध होता है। ठीक है, चलिए 1-2 क्वेश्चन और बचा है, उन्हें भी फटाफट से कर लेते हैं। मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे। यह परिभाषा किसने दी? एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो यह परिभाषा दी गई है फ्रेंड्स, अर्नव एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने अर्वन, सॉरी मुंह से अर्नव निकल गया, अर्वन। अर्नव का मतलब तो होता है समुद्र, समुद्र का पर्यायवाची होता है अर्नव। ठीक है, ये समुद्र का पर्यायवाची होता है, ये लिखा है अर्वन। ये एक मनोवैज्ञानिक थे अर्वन, उन्होंने कहा था कि जो मूल्य होता है मानव इच्छाओं की तुष्टि करता है। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कौन है? फ्रेंड्स, ये कई सारे क्वेश्चन है मिलते जुलते से। मनोविज्ञान के जनक कौन है, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है, सारे आप एक ही जगह लिख लेंगे। यदि शिक्षा मनोविज्ञान की बात आती है तो इसके जनक कौन है? थॉर्नडाइक। ठीक है, थॉर्नडाइक के बारे में आपने सुना ही होगा, पिछली क्लास में हमने जिक्र किया था। बाकी थॉर्नडाइक के बारे में विस्तार से आगे इनके सिद्धांत आएंगे, थ्योरीज आएंगी, 1-2 क्लास बाद ही आ जाएंगी, तब हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स ये थी आज की क्लास, और उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपका कोई सुझाव या सजेशन है तो हमें कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जिन लोगों ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, और फेसबुक ग्रुप भी चाहे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप मैसेज कर देंगे मुझे, फेसबुक ग्रुप का भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके भी आप क्विज लगा सकते हैं। ठीक है, ये आपको दिया गया है लिंक यूट्यूब चैनल का। ठीक है, ये टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, और ये इंस्टाग्राम पे भी जो लोग फॉलो करना चाहते हैं फॉलो कर सकते हैं, और ये फेसबुक का लिंक दिया हुआ है, फेसबुक पे भी आप इच्छा है तो आपकी आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी आज की क्लास, और मुझे लगता है आपको क्लास पसंद आई होगी, ऐसी उम्मीद मैं आपसे करता हूँ। इतनी मेहनत कोई किसी के लिए नहीं करता, आपको क्लास भी आपके लिए प्रॉपर दी जा रही है। ठीक है, और क्लास की प्रॉपर PDF, एक बहुत ही अच्छी PDF जो कि
बनाने में कम से कम 3 घंटे लगते हैं, तैयार करने में। आपको फ्री में दी जा रही है, किसी से कोई पैसे की डिमांड नहीं है और आगे भी नहीं होगी। बस मेरा लक्ष्य है कि आप अपनी अच्छे से पढ़ाई करें, ठीक है, पढ़ाई करके सफल हों। आप सफल होंगे, आगे बढ़ेंगे, तो इससे आपको और आपके माँ बाप को, आपके परिवार को भी खुशी मिलेगी। ठीक है, मिलते हैं कल फिर एक नई क्लास में। कल का आपका टॉपिक रहेगा वृद्धि एवं विकास, यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स। ठीक है, आप चाहें तो थोड़ा बहुत उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं पहले से। आज की क्लास के कुछ क्वेश्चन आपको फेसबुक ग्रुप पे भी पोस्ट कर दिए जाएंगे, वहाँ भी आप जाके आप लगा सकते हैं। तो चलिए, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। ठीक है, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।